आंधियों को जरा सबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट। सरकार तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर बोलती है कि महंगाई है कहां, महंगाई तो है ही नहीं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि कितनी साफगोई से, कितनी बेहिसी से झूठ बोला जाता है। आटा, चावल, दूध, दही, कौन सी चीज छोड़ी इन्होंने। भाजपा धर्म की बात करती है विमल भाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है, उनकी सबसे प्रिय खाने की जो चीजें हैं, दूध, दही, मक्खन, उस पर भी जीएसटी लगा दी, उसको भी नहीं छोड़ा। ये झूठे लोग हैं, इनका हर नारा झूठा है, इनके हर दावे खोखले हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर के महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, और उसी दोपहर बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा कर दिए जाते हैं। उसी दोपहर, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैं बचपन से संस्कृत का एक सूत्रवाक्य सुनता रहा हूं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि हमारे देश में नारियों की नहीं बल्कि नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री जी चुप हैं। भारत की बेटी के बलात्कारी रिहा किए गए और प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। 7 दिसंबर से शुरू हो रही है पार्लियामेंट। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक बार प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके पूछूंगा जरूर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके उस नारे की सच्चाई क्या है। आप नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपका यह नारा खोखला है, आपका यह नारा झूठा है। आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आपका यह नारा भी झूठा है। गरीब आदमी आज अनाज खरीदने के लिए तरस रहा है। आप कहते थे मैं देश में महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा। महंगाई का आलम यह है कि आप सुकून से सोए हुए हैं और महंगाई आसमान छू रही है। मैं तो शायर हूं, मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूंगा तो उनसे यूं पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि वो जो जिंदगी जिसका जिक्र मुझसे नुसरत साहब पिछले 5-7 साल से करते हैं, वो जोश, वो जज्बा यहाँ के नौजवानों में नजर आना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कुछ लोग जो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसे वोट देना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुखातिब होइए, मुझे सुनिए तो फैसला करिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मैं कह ले जाता हूं, मुझे छूट है, और मैं कहूंगा तो फिर यूं कहूंगा कि चाय बेचने वाला पूरा। अगली लाइन सुनिए, ये इस पे तो आपने बड़ी ताली पहले से बजा रखी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरे भाई, मैं मित्रों, भाइयों बहनों नहीं कहूंगा, मैं सीधे बस आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, बस इस लड़ाई का मकसद समझ लेना। मैं एक दिन राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने कहा तुम्हारे आए? तो मैंने कहा मेरे पांव में तो बहुत सारे छाले आए, लेकिन मैं तो अक्सर अपने छालों को देख के ये सोचता रहा कि अभी से पांव के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा इमरान मेरे पैर में एक भी छाले नहीं आए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मुझे देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उनकी परवाह है, इसलिए मेरे पैर में छाले नहीं पड़ रहे। मैं उनके साथ जब चल रहा था, मैं बड़ा जज्बाती होकर के आपसे बात बता रहा हूं। केरल में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? तो मैंने सिर्फ एक बात कही, और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें नम है। मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। तो मैं राहुल गांधी के साथ इस देश को बचाने की मुहिम में चल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इतने चलने से शायद मेरे इन पांव के छालों से ये जो बंजर जमीन है वो शायद पूरी तरह नम ना हो, लेकिन मेरे भाई इस मुश्किल लड़ाई में हम जितना भी योगदान कर सके, हम जितना भी खड़े रह सके, कोई एक शख्स है जो मोहब्बत के लिए पैदल चल रहा, जो लोगों को जोड़ने के लिए पैदल चल रहा, तो आप सबका फर्ज क्या बनता है? आप सबका फर्ज ये बनता है कि उसने जिसको अपना प्रतिनिधि बना करके, अपना कैंडिडेट बना करके, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, उस विमल भाई को जब आप जिताओगे तो आप सिर्फ विमल भाई को नहीं जिताओगे, आप राहुल गांधी के पैरों को ताकत बख्शोगे, आप राहुल गांधी को हिम्मत बख्शोगे। वो आदमी कह रहा है कि मैं मोहब्बत के लिए चल रहा हूं, मुझे दिलों को जोड़ना है, ये जो नफरत परोसी गई है, जो आग लगाई गई है नफरतों की, उसको खत्म करना है। और ये कोशिश बहुत बड़ी है। आपसे मेरी एक शिकायत है, आप अच्छे लोग हैं नौजवान साथियों, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं और चाय खत्म होते होते फिर गिरा भी देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने के लिए जाना होता है तो आपको लगता है कि यार विमल भाई पिछली बार 25,000 से जीता था, इस बार भी 25-30 हजार से जीत ही जाएगा, कौन जाकर के लाइन में लगे, कौन परेशान हो। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए, अपनी एक एक वोट की अहमियत समझिए, घरों से निकलिए, वोट दीजिए। क्यों? मैं बस एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। फिर एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा परिंदा होता है, बहुत छोटा सा। जैसे आज मुल्क में नफरत की आग लगी, ऐसे ही जंगल में आग लगी थी, भयानक आग। सारे जानवर अपना जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही, उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि वो उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और उस तालाब से अपनी चोंच में जितना 1-2 बूंद 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भर के उड़ करके उस दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेके आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी लेकर के आई और आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना। गौरैया ने कहा, मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि आने वाली सदियों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करने के लिए आया
शिकायतें एक तरफ रखिए, लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। ये एक्सपेरिमेंट का दौर नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और विमल ने जो कहा मैं उसे आगे बढ़ाता हूं। अगर आपने दोबारा जिताया और सरकार बनी तो हो सकता है कि लॉटरी लग जाए। आज मैं विधायक के लिए वोट मांगने आया हूं, क्या पता ऊपर वाला जबान कबूल कर ले तो हमें यह लगे कि हम तो मंत्री के लिए वोट मांगने गए थे, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में, इस बड़े मकसद में छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करिए। मैंने कहा ना छोटी छोटी शिकायतें होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब साइक्लोन आया, आप सैलाब की जद में थे, तो मुझे ये पता है कि विमल आपके आसपास खड़े थे, आपके बीच खड़े थे, मुझे ये बात पता है। देखिए, पिछले दिनों कोविड रहा, मोदी जी ने सारे विधायकों, सारे सांसदों का फंड ले लिया था, किसी के पास करने के लिए कुछ बचा था नहीं, छोड़ा नहीं उन्होंने। वो कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सारा ट्रांसफर कर देते हैं अपने उद्योगपति दोस्तों को, किसी को कुछ करने नहीं देते। तो ऐसे में बहुत छोटी छोटी हो सकता है आपकी शिकायतें, लेकिन उन शिकायतों को एक किनारे रखिए, क्योंकि एक मुश्किल दौर है और इस मुश्किल दौर में आपने छोटी सी बात पर अगर बड़े मकसद का सौदा कर लिया तो आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि जब मुल्क बदलाव के मुहाने पे खड़ा था तब आपने क्या किया था। तब आप कहेंगे कि हम तो आपकी राह देख रहे थे, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा। मैं इससे आपको आगाह कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूं, मैंने देखा है कि बिल्किस का मुद्दा हो, जबान नहीं खुली केजरीवाल की, दंगे हुए, जबान नहीं खुली केजरीवाल की। मरकज पे एफआईआर करवाना था कोविड के दौरान, तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरकज पे एफआईआर किया जाना चाहिए। मेरे भाई, ये जो लवादा ओढ़ करके, ये जो आवरण ढक करके झूठे लोग आपके बीच में आए हैं, उनके झांसे में मत आइएगा। मैं तो अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। वो भी गायब हो गए। बस अपने उनके साथ जो लोग खड़े थे भाजपा की मदद के लिए, वो आज भाजपा को हर स्टेट में फायदा पहुंचाने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन हिमाचल में जैसे उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध लिया, हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही पिछले एक हफ्ते में उन्होंने गुजरात का इलेक्शन भी लगभग छोड़ दिया है। अब लड़ नहीं रहे, उनको समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ है नहीं। गुजरात की आवाम बड़ी समझदार है। वो जो डायलॉग है ना कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, तो ये गुजरात है। वो व्यापारी बन के आपको यहाँ ठगने आए तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, यहाँ तो हमसे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा व्यापारी है। वह यहाँ के आपके इलाके का एक बच्चा जो है इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जंगल में शेर आ जाएगा तो क्या करोगे। तो लड़का सोमनाथ का था, उसने कहा आप पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो इंटरव्यू वाले ने कहा अच्छा तुम नदी पार कर रहे हो, वहां शेर आ जाए तो क्या करोगे। तो उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो बोले यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो। तो उसने कहा आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, कहां से यहाँ पे शेर आ जाएगा। तो आप समझदार लोग हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के झांसे में आप आ नहीं रहे, बात उन्हें समझ में आ गई। तो एक भी वोट अपना बर्बाद मत करिएगा, डरिएगा मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हाँ फिर डरना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहना,
मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मुझे अच्छा लग रहा है इस मंच पर, कौन हिंदू कौन मुसलमान कोई भेद नहीं है, सब मिलजुल करके बैठे हैं। उधर देखिए भगवा और के हमारे भाई खड़े, इधर देखिए कोई टोपी लगा करके बैठा। ये कांग्रेस की मोहब्बत की राजनीति है। हम चाहते हैं कि लोग मिलजुल करके रहे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना। अजने लग रहा है कि वो साजिशें करके अपने विनोद को हरा देंगे। मैं तो उनसे बस आखिर में इतना कह रहा हूं, ये जो 3 मिनट बचे हैं इसमें, कि दायरे में सिमट के आएगा। जहां है जैसे है, जो चौथी लाइन है उसमें समर्थन का हाथ उठना चाहिए आप सारे लोगों का, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आपके तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके लिए छोटे भाई की तरह हूं, कुछ लोग हैं जिनके लिए बड़े भाई की तरह हूं, तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं। आप विमल चुरास्ता को पिछली बार से ज्यादा वोट से जिताइए। मैं अपना दामन फैला के आपसे कह रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि आप इन्हें यहां जिताइए। दिल्ली में आपका एक भाई बैठा है आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी आवाज बन के बोलने के लिए। लोग जुमला देते हैं कि दिन के 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है, लेकिन मैं पूरे ईमान से ये कह रहा हूं कि 24 घंटे मेरे घर का दरवाजा भी खुला है और मेरे दिल का दरवाजा भी खुला है। आप कभी भी आए, आपकी आवाज बन के हर जगह बोलने की कोशिश करूंगा। आपका ये भाई विधानसभा में बोलेगा, आपका ये भाई पार्लियामेंट में बोलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इन्हें जिताइए। आज आपको बहुत ज्यादा शायरी नहीं सुना सका हूं, आज सिर्फ सियासी बातचीत की है, लेकिन आप इन्हें जिताइए। मेरा वादा है जीत के जश्न में इसी ग्राउंड में एक मुशायरा होगा और पूरी रात आपको शायरी सुनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक बार विमल के लिए, एक बार सारे लोग जहां हैं हाथ उठा करके विमल के लिए अपना समर्थन बताएं और ये बताएं कि आप विमल के लिए आप सारे लोग विमल को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएं। पिछली बार से दुगना मार्जिन करते, ये मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े होंगे तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।